नमस्कार साथियों। गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि मेरे द्वारा लिखित आपकी शिक्षण विधियों की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। और आप इसी पुस्तक का अध्ययन क्यों करें? ऐसी क्या खास बात है इस पुस्तक में कि आप इसी पुस्तक का अध्ययन करें? तो देखिए, पुस्तक पर परिचर्चा करने से पहले मैं अटल जी की दो लाइनें बोलूंगा जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। देखिए, हारने मानने की मनोवृत्ति पे मैं कार्य करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जेहन में अटल जी की काव्य पंक्तियां बैठा लीजिए, क्योंकि जब भी आप हताश और निराश हों, इन काव्य पंक्तियों का दोहराव कीजिए, आप ऊर्जान्वित हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आज पुस्तक पे परिचर्चा करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ कि एक तो आज हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात ये कि जो आपकी पुस्तक आप जो देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये पुस्तक आपकी जो प्रकाशित हुई थी 23 नवंबर को, 30 नवंबर को आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और आज इस पुस्तक की लगभग 10,000 कॉपियां बिक चुकी हैं। और स्टूडेंट के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं हमारे पास में कि सर बुक तो आई थी पर बुक समाप्त हो गई। तो इससे खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए कि जब इतना रिस्पॉन्स आप लोगों से हमें मिल रहा है, आप लोगों से इतना सम्मान और मान हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं निःशब्द हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग गायत्री पब्लिकेशन की किताबों के प्रति इतना विश्वास जता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि ये मेरे द्वारा आपकी लिखित ऐसी पहली पुस्तक है, जो शिक्षण विधियों की पहली पुस्तक नहीं है ये। इससे पहले भी मैं आपकी शिक्षण विधियों की पुस्तक का लेखन कर चुका। पिछली ग्रेड सेकंड में भी मेरे द्वारा लिखित एक पुस्तक आई थी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ कि इस पुस्तक का मैंने पिछली बार लेखन किया था। और इस पुस्तक ने पिछले एग्जाम में 22-23 क्वेश्चन दिए हैं इस पुस्तक ने। और बहुत ही शानदार और एक पतली सी किताब है, मात्र 110 पृष्ठ इस किताब के अंदर है। और इसको पढ़ के 2-4-5 घंटे में समाप्त किया जा सकता है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई पुस्तक थी ये। पर अब की बार क्या किया कि एग्जामिनर ने आपके सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किए और बहुत कुछ नया जोड़ दिया आपके सिलेबस में। हालांकि इसमें जो शिक्षण विधियां वो तो हैं ही हैं, आपकी हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत ये तो सारी शिक्षण विधियां हैं ही हैं। इसके अलावा उसने काफ़ी कुछ बहुत कुछ नया भी जोड़ दिया इसमें। और पाठ्यक्रम में काफ़ी कुछ बदलाव किया है, और उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए ही मेरे द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये पुस्तक विशेष क्यों है और आपको 40 में 40 अंक कैसे दिला सकती है। तो इस पे मैं पूर्ण रूप से आपसे परिचर्चा करूंगा इस पुस्तक को लेके। तो देखिए, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जो भी स्पष्टता हमें मिलेगी वो इसके संपादक के प्रश्न में सारी विशेषताओं से इंगित करवा दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करूँगा तो शायद संभव नहीं है कि मैं आपको इसकी सारी विशेषता बता सकूँ इस पुस्तक के बारे में। इतनी सारी विशेषताएं इस पुस्तक के अंदर हैं। तो देखिए, एक सबसे मेन बात ये होती है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए ना उसका एक स्ट्रेटजी होती है, उसका एक प्लान होता है। और उस प्लान के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बोला भी है, जब मैंने आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस पर वीडियो बनाए थे, आपको एक प्लानर दिया था। और जैसा मैंने फर्स्ट ग्रेड में प्लानर दिया, तो एग्जामिनर ने 99% उसी प्लानर का पालन करते हुए पेपर सेट किया है। वीडियो आपके यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। और जैसे मैंने अंक विभाजन किया था कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस बिंदु से इतने पूछे जाएंगे, इस बिंदु से इतने पूछे जाएंगे, वो सब एग्जामिनर ने पूछे हैं। प्लानर यूट्यूब पे है, पेपर आपके पास में हो गई कि मैंने बोला था कि साहित्य के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 85 क्वेश्चन है। मैंने काव्य शास्त्र के बोले थे 20 हैं, एग्जामिनर ने 21 पूछे वहाँ पे। तो वो जो मैंने मेरी तरफ से जो मेरे अनुभव के आधार पे मैंने अंक विभाजन किया था, तो आरपीएससी ने भी लगभग लगभग 99% उसी पैटर्न को अपनाया है। अब देखिए कि ये पुस्तक खास होने वाली क्यों है। मैं संपादक के पृष्ठ आपके सामने रखता हूँ और उस संपादक के पृष्ठ में आपकी सारी विशेषताओं को इंगित किया गया इस पुस्तक को लेके। देखिए, इस पुस्तक के कुछ पृष्ठ हैं इसके।
और ये आपका संपादकीय पृष्ठ आ जाता है लेखक की कलम से। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आपके लिए स्पेशल कैसे है ये पुस्तक, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसका अध्ययन आपको क्यों करना है इस पुस्तक का। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तक का प्रथम संस्करण आपके हाथों में है। जैसे जैसे आप इसके पृष्ठ पलटेंगे इसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे। देखिए वैसे तो जो नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, जो आपका पाठ्यक्रम परिवर्तित किया गया आरपीएससी के द्वारा, उसके अनुसार तो ये प्रथम संस्करण ही है मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक का। किंतु इससे पहले मैंने बताया कि इससे पहले मैं आपके द्वारा शिक्षण विधियों की 2 पुस्तकों का लेखन कर चुका हूँ। और अभी मैंने आपको बताया ही था कि एक तो आपकी इस पुस्तक का मैं लेखन कर चुका हूं जो पिछली सेकंड ग्रेड में आई थी। फिर इसके बाद में एग्जामिनर ने बहुत कुछ बदलाव किया तो आपकी नई पुस्तक ये आई है अभी। और इसके अलावा ये आपकी रीड की पुस्तक थी, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है ये। और 634 पृष्ठ की एक मोटी पुस्तक है ये। इसमें सब कुछ ही तो डाल दिया मैंने। और यहाँ पे इस किताब में भी मैंने रीड के लिए भी शिक्षण विधियों का लेखन किया था। तो ये क्या कि हम चाहते हैं, स्टूडेंट क्या चाहता है कि वो शॉर्ट चाहता है, वो पतली पुस्तक चाहता है। मुझे भी पता था कि उसको इतनी मोटी पुस्तक पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, पर मैं उसको अवगत करवाना चाहता हूँ। आपको भी मैं यहाँ पे अवगत करवाना चाहता हूँ कि शॉर्टकट सफलता का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत गहराई से अध्ययन करना ही करना होगा। तो ये तो थी आपकी पुस्तक। और अब देखिए इसमें संपादकीय प्रश्न में कि पुस्तक का प्रथम संस्करण, देखिए प्रथम संस्करण, इसका आपका प्रथम संस्करण ही है। जैसे आपके पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ उसके अनुसार आपके हाथों में जैसे जैसे आप इसके पृष्ठ पलटेंगे इसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे। जैसे जैसे मैंने कहा कि ये पुस्तक अपने आप में यूनिक है, इसलिए नहीं है कि मैंने लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पुस्तक में जो मेहनत लगी हुई है वो मैं ही जानता हूँ कि कितनी मेहनत से पुस्तक तैयार हुई है। अगर एक पुस्तक बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती है तो उसमें आप लोगों का समय भी बच जाता है। तो आगे देखिए इसमें आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में बहुत कुछ फेरबदल किए गए हैं और ये पुस्तक उन सभी परिवर्तनों के प्रति सावधान है। देखिए आपका जो पाठ्यक्रम हुआ है उसमें काफी कुछ हेर फेर किया गया है, और पाठ्यक्रम में जब बदलाव हुआ है तो हम एग्जामिनर पे भी ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे अब तक आपके शिक्षण विधियों के बीसी क्वेश्चन पूछे गए थे, पीछे आप देखोगे, पीछे के जितने भी पेपर उठा के देखोगे तो एग्जामिनर ने बीसी क्वेश्चन पूछे थे। परंतु समय के साथ एग्जामिनर भी काफ़ी बड़ा बदलाव करता है। अगर वो यहाँ से प्रश्नों की संख्या 25-30 उठा ले तो भी हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर हमेशा अपने क्राइटेरिया का अतिक्रमण करता ही करता है, तो आप उस पर ब्लेम नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है कि उसने शिक्षण विधियों के चैप्टर बढ़ाए हैं उसने, तो वहाँ से प्रश्नों की संख्या क्या पता आपसे 25 भी पूछ ले, 30 भी पूछ ले, 20 तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये हर प्रकार के परिवर्तनों के जो भी हेर फेर हुआ है उनके प्रति क्या बिल्कुल सचेत, और यह पुस्तक उन सभी परिवर्तनों के प्रति सावधान है। हमने हर प्रकार से कोशिश की है, हमने सोचा कि एग्जामिनर को कितना भी घुमाए और एक ऐसी पुस्तक तैयार करते हैं कि उसमें से आना ही आना है। देखिए इस पुस्तक के लेखन में मेरा ध्येय ये कि मेरे जो अनुभव है, अध्ययन है, अध्यापन और हिंदी क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियां। देखिए जो अब तक 10 वर्षों से मैं यहाँ पे अध्यापन करवा रहा हूँ, और इस अध्यापन के द्वारा जो मैंने अनुभव ग्रहण किए हैं यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते, कि आज मैं एग्जामिनर को समझने लग गया कि वो हमसे क्या चाहता है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा, किस टाइप की क्वेश्चन पुटअप करेगा, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि एक लंबे समय तक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के कारण उस दौरान भी मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है और फिर आपको अध्यापन करवा ही रहा हूँ। तो मेरे अनुभव इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। जो मैंने ज्ञान अर्जित किया था अब तक वो सब इस पुस्तक में मैंने डाल दिया है, और पुस्तक तो आपके सामने है, सबसे बड़े समीक्षक आप ही हैं। देखिए मेरे जो अनुभव थे वो मैंने डाल दिए हैं, जो मैंने अब तक अध्ययन से जो ज्ञान अर्जित किया था वो भी मैंने इस पुस्तक में डाल दिया, और जो अध्यापन मैं करवा रहा हूँ, लगभग 9-10 वर्षों से मैं यहाँ पे अध्यापन करवा रहा हूँ, और उस अध्यापन के दौरान जो मैंने एग्जामिनर को समझा है कि वो हमसे चाहता क्या है, वो एक विद्यार्थी से चाहता क्या है, वो सब मैंने इस पुस्तक में डाल दिया। और हिंदी क्षेत्र में जो मेरे द्वारा जो डिग्रियाँ उपलब्ध की गई हैं और जो मैंने जो भी अचीवमेंट प्राप्त किया है उनका अनुभव भी आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। लाभ उन सभी प्रतियोगियों को मिले जो बार बार असफल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे काफी बार क्या होता है कि किसी भी काम में सफलता के लिए एक प्लान होता है, और जब तक हम प्लान का निर्धारण नहीं करते तब तक हमें मतलब कि सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कि मेरा ये मानना है, हो सकता है कि आप मेरे मत से सहमत नहीं हो, मैं मानता हूं कि मेहनत जो होती है वो 60% होती है, प्लस
30% आपकी गाइडलाइन होती है और मैं 10% लक को भी मानता हूं। अगर ये आपके पास में नहीं है, आपके साथ में नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत कीजिए, कुछ भी कीजिए, सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि आप लोग इस 10% से सहमत ना हो, ठीक है। इसके साथ में मैं मानता हूं कि ये जो मेहनत होती है ना, यही होती है। हम इसको क्या करते हैं कि 90% करते हैं, 90% या 100% पे इसको लेके जाते हैं और हमें सक्सेस नहीं मिलती। हम 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे लगे रहते हैं, पुस्तकें ले आते हैं, नोट्सों को रटते रहते हैं। नहीं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत की आवश्यकता आपको 60% है, 30% में गाइडलाइन को मानता हूं। अगर ये आपको आ गई ना, अगर ये आपको आ गई, तो आपका सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं, आपकी मेहनत भी आसान हो जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस एग्जाम को समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। आप किसी भी शिक्षक से पढ़िए, कितनी भी पुस्तकें पढ़िए, सक्सेस नहीं मिलेगी अगर ये आपके पास में नहीं है। तो आज भी मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए उसकी एक स्ट्रेटजी बनाइए। हमेशा सोचिए कि मैं इस एग्जाम को पास कैसे करूं, किस तरीके से करूं, क्या मेरे को करना चाहिए। तो देखिए, मैंने उस प्लानर में भी आपको बताया कि सबसे पहले अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो किसी भी एग्जाम को पास करने की सबसे पहली जो शर्त होती है वो होता है उसका पाठ्यक्रम। अगर आपने उसको समझ लिया ना बहुत बेहतर तरीके से, उसको अपने मस्तिष्क में बैठा लिया उसके एक एक बिंदु को, तो मैं ये कहता हूं कि आपकी सक्सेस का 15 से 20% काम हो चुका है। मैं तो इसको 30% तक भी मानता हूं, पर आप लोग सहमत नहीं होंगे तो इसमें प्रतिशत की मात्रा आप घटा सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि हमें सोर्स जुटाने होते हैं। सिलेबस तो ठीक है, आपने देख लिया बहुत अच्छे से, मस्तिष्क में भी बैठा लिया कि मुझे करना क्या है। उसके बाद में आपको सोर्सों की जरूरत पड़ती है। अच्छा आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या अच्छी आपको कोचिंग चाहिए, और उसके बाद में आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ती है। और ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका मेंटर कौन है, कृष्ण या शकुनी है। अगर कृष्ण जैसा मेंटर आपको मिल गया तो भव सागर के पार हो गए, और शकुनी मिल गया तो आपको पता है कि कहाँ आपका करियर होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यही मैं कहता हूँ कि बाजार में अध्ययन सामग्री खूब है, कमी नहीं है, कट पेस्ट वाले भी खूब हैं, पर एक मेहनत से पुस्तक जो लिखी जाती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं होता। और मैं भी ये मानता हूं कि इतने टाइम से मैं यहाँ पे अध्यापन करवा रहा हूँ, इतनी मेहनत से मैंने पुस्तकें लिखी, और जो आज आपने मुझे जो प्यार दिया है, तो आज मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई। देखिए अब आगे कि बार बार असफल हो रहे हैं, उनके किसी कारण से सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। मैंने लंबे समय से अनुभव किया कि बाजार में अध्ययन सामग्री तो बहुत है, परंतु व्यवस्थित रूप में नहीं है। देखिए यहाँ पे जब एग्जामिनर के द्वारा आपके शिक्षण विधियाँ पाठ्यक्रम में जो दी गई, जो सिलेबस दिया गया, तो इस सिलेबस में भी जब मैंने इसका विश्लेषण किया आपके सिलेबस का, तो मैंने अनुभव किया कि कहीं के बिंदु कहीं डाल दिया एग्जामिनर ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे पूछूं कैसे कि भाई इस बिंदु के बाद में ये बिंदु आता है। बिखरा हुआ मैटर नहीं होता, पर हमने भी क्या किया, अब उसके अकॉर्डिंग तो हमें टॉपिक देने ही थे कि बिंदु तो उसने आगे पीछे डाल दिए, परंतु जो टॉपिकों को हमने बनाया ना, किस टॉपिक में कौन सा बिंदु कहाँ आएगा, किस बिंदु के बाद में कौन सा बिंदु आता है, वो हमने इस पुस्तक में कोशिश की। और एक टीचर की सबसे खास बात यही होती है कि वो हर एक उस बिंदु को छुए। और एक सब्जेक्ट का किताब लिखने से पहले आपको अपने विषय की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये नहीं कि कट पेस्ट किया और किताबें आपने लिख दी और बना दी और मार्केट में आ गए, और विद्यार्थी बेचारे पढ़ लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता, और बाद में उनके साथ में फिर लास्ट में धोखा ही होता है। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले पूरे सिलेबस को समझिए, उसके बाद में अध्ययन कीजिए। मैं अभी आपको साबित भी करूंगा कि इस पुस्तक का लेखन कैसे किया गया। उसके बाद में देखिए, आप व्यवस्थित रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग के अनुरूप नहीं है। अध्ययन सामग्री आपको खूब मिल जाएंगे, टीचिंग मेथड की पुस्तक आपको खूब खूब सारे मिल जाएंगे, परंतु क्या है कि जब आप उसका एक चैप्टर पढ़ोगे तो वो इतनी उबाऊ मिलेगी कि आपकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। ऐसी अध्ययन सामग्री का क्या करो। जब एक शिक्षक का मैंने इंटरव्यू देखा था, जो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, खान सर। तो खान सर ने बोला था, जब किसी अध्ययन सामग्री को शिक्षक आसान करके बच्चे को पढ़ा नहीं पाता और बच्चा समझ नहीं पाता, किसी अध्ययन सामग्री को पढ़ने के बाद में या पढ़ाने के बाद में जब बच्चा समझ नहीं पाता, उसमें बच्चे की गलती नहीं है। किसकी गलती है? उस शिक्षक की गलती है। और बच्चा भी एक शिक्षक से अपेक्षा रखता है कि उसको जो अध्ययन सामग्री मिले वो बिल्कुल ही सरल और बिल्कुल ही आसान तरीके से मिले, कि उसको आसानी से समझ में आ जाए, और वो सब बातें पूर्ण करेगी आपकी पुस्तक। इसी समस्या के समाधान हेतु इस पुस्तक का लेखन किया गया है। इस पुस्तक में टॉपिकों का भी समावेश किया गया जो विद्यार्थी के लिए कठिन है। जैसे कई सारे हमने क्या कि कठिन टॉपिकों पर ज़्यादा मेहनत की है,
यहाँ पे इस बात से मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे आपकी हिंदी व्याकरण है, इसमें मैंने यहाँ पर अध्यापन के दौरान एक बात महसूस की है। जब बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं तो मैं बच्चे को नोटिस करता हूँ, तो यहाँ पे राजस्थान का बच्चा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 4 ही चैप्टर मानता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 टॉपिक मानता है। इसके अलावा वो हिंदी को कुछ समझता नहीं है, हिंदी व्याकरण को कुछ समझता नहीं। पर मैं कहता हूँ आपको कि जो आपके रियल ग्रामर प्रारंभ होती है ना, वो नाउन से प्रारंभ होती है, संज्ञा से प्रारंभ होती है। हिंदी व्याकरण के जो मुख्य चैप्टर हैं, जो पढ़ने के चैप्टर हैं और जिनमें बहुत कुछ है, वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, वाच्य, वृत्ति, लिंग और वचन। ये टॉपिक होते हैं पढ़ने के। संधि, समास तो क्या है, फैक्ट है, कुछ नहीं है। पर राजस्थान का बच्चा इन 4 टॉपिकों को हिंदी व्याकरण समझता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती है। और बच्चे की भी गलती नहीं है, ये गलती है शिक्षकों की, क्योंकि उसने फोबिया इन 4 चैप्टरों का बैठा दिया कि 4 ही चैप्टर है। वो कहता है कि संधि क्या है, संधि का चैप्टर तो एक दिन में ही पढ़ा देंगे। अरे मेरे भाई, मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि संधि का जो चैप्टर है ना, वो हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा चैप्टर है और उसको एक दिन में पढ़ाना संभव नहीं है। आप 1 घंटे की क्लास में उसको, सॉरी, 1 घंटे की क्लास में उसको आप पढ़ा नहीं सकते कि संज्ञा के 4 मोटे मोटे आपने संज्ञा के भेद पढ़ा दिए कि ये संज्ञा में ये संज्ञा नहीं है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता, हम शिक्षकों को समझने की आवश्यकता उस बच्चे को नहीं है। उस बच्चा तो बेचारा वही सीखेगा जो हम उसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए आगे, और उन पर अध्ययन सामग्री न के बराबर है। देखिए जहाँ पे कठिन चैप्टर आते हैं तो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, और हमारा प्लान यही होता है कि हम सोल्यूशन पे कार्य करते हैं। आपके काव्य शास्त्र जो बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत फोबिया था संपूर्ण भारत में कि काव्य शास्त्र बहुत कठिन है, देखिए इसका भी निदान कर दिया है। हम सबसे पहले उन्हीं चैप्टरों पे कार्य कर रहे हैं जो आपके सबसे कठिन चैप्टर है। देखिए ये पुस्तक लगभग मेरे पास में मेरे हिसाब से हर एक उस विद्यार्थी के पास में होगी जो हिंदी की तैयारी कर रहा है। और इस पुस्तक की लगभग आज 1 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, जा चुकी हैं, और घर घर में ये पुस्तक प्रचारित हो रही है। और इसने हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रॉब्लम को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, बिल्कुल आसान तरीके से ग्राफिकल रूप में लिखी हुई है। तो ये तो थी आपकी पुस्तकों की बात कि हम हिंदी को आसान करेंगे और बहुत ही आसान करेंगे इसको। और जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति को घर घर में प्रचारित कर दिया था, वैसे मेरा भी उद्देश्य है कि मैं इस हिंदी को इतनी सरल बना दूं, इतनी सरल बना दूं कि किसी भी विद्यार्थी के लिए हिंदी विषय में कोई समस्या ना हो। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक और बात से आपको अवगत करवाऊंगा कि इन किताबों का अध्ययन उस शिक्षक को भी करना चाहिए जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है। अगर हम किसी बच्चे को कॉलेज और स्कूल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे तो आगे उसको कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और मुझे खुशी भी होती है कि बहुत सारे प्रोफेसरों के द्वारा, बहुत सारे लेक्चररों के द्वारा और बहुत सारे सेकंड ग्रेड के शिक्षकों के द्वारा मेरी इस पुस्तक का अध्ययन किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं कि सर हमारे लिए काम आसान हो गया आपकी पुस्तक से, पढ़ाने में हमें भी आनंद आता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं सबका बहुत आभारी हूँ। देखिए अब आगे कि अध्ययन सामग्री न के बराबर, इस पुस्तक में शिक्षण विधियों का समावेश बहुत ही सरल तरीके से अनेक ग्राफों के माध्यम से किया गया है। देखिए यहाँ पे एक जो मेरे द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, वो उसमें एक खास बात ये भी है कि मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं, देखिए मैंने अभी भी आपको बताया कि मैं सोल्यूशन पे कार्य करता हूँ क्योंकि आपको आसान चाहिए, और उसी पे मैं कार्य ये करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को हम आसान कैसे बनाएं, उस विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए और वो सफलता अर्जित करे। जब आपका एक मैसेज आता है तो शायद इतनी खुशी होती है ना मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे उस खुशी को। तो इस पुस्तक में क्या मिलेगा आपको, कम से कम भी इतने ग्राफ हैं इसमें, लगभग 100 से भी अधिक इस पुस्तक में ग्राफों का समावेश किया गया। थ्योरी तो है ही है, थ्योरी में तो कोई डाउट नहीं, थ्योरी भी दी है और ग्राफों में थ्योरी दी हमने, ये नहीं कि केवल ग्राफ बना के छोड़ दिया। उस ग्राफ में जो थ्योरी दी गई है वो संपूर्णता से दी गई, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। वहीं आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ के बिंदुओं में आपको थ्योरी मिलेगी ताकि आपकी अवधारणा वहीं स्पष्ट हो सके और एग्जामिनर उस क्वेश्चन को कितना भी घुमाए। जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपकी शिक्षण विधियों की समझ इतनी विकसित हो चुकी होगी कि या तो एग्जामिनर इस पुस्तक से सीधे सीधे देगा, सीधे सीधे नहीं भी देता है तो आपका मस्तिष्क इतना मजबूत हो जाएगा शिक्षण विधियों को लेके, आपकी समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि आप अपने लॉजिक के आधार पर भी करके आओगे। देखिए ऐसे तो आपकी शिक्षण विधियों का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत बहुत सारा शिक्षण है, बहुत सारी शिक्षण विधियों का समावेश किया गया है।
पर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके अनुसार हमने पूर्ण कोशिश की है। माध्यम से क्या है, मुझे आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक आज तक की सबसे अलग, मौलिक और अभ्यर्थियों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए एक कल्पद्रुम और संजीवनी बूटी साबित होगी। बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है। और सबसे बड़ी समीक्षा तो आप ही करेंगे ना, जब पुस्तक आपके पास में तो आप ही मुझे बताएंगे कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या खास बात है और आपको पढ़ने में आनंद आया नहीं आया। जिस हिसाब का आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस हिसाब से आपने मुझे मैसेज किए, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है और मैं किसी न किसी के जीवन में काम आ ही रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से, ये सबसे अलग है। देखिए मैं एक बात जानता हूँ कि आज बाजारवाद है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्र पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और मेरे एक प्रकार के कॉम्पिटिटर हैं, मेरे प्रतिद्वंदी हैं। अगर मैं उनसे हट के नहीं दूंगा तो मेरे द्वारा लिखित पुस्तक नहीं चलेगी। तो हम लोगों में अब क्या कि बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते थे, कंपटीशन होता है, और जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। जब तक आपका प्रतिद्वंदी नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उससे बेस्ट है तो आपसे तभी निकल के आएगा ना जब कोई आपका प्रतिद्वंदी हो। तो ये पुस्तक जितनी भी लिखी गई हैं आपकी, जितनी भी शिक्षण विधियों की, मैं जानता हूँ कि बाजार में बहुत सारी शिक्षण विधियों की किताबें हैं, और ये भी जानता हूँ कि किस किस बुक की क्या क्या खासियत हो सकती है। तो उसी आधार पे अगर मैं उन सबसे हटके पुस्तक नहीं दूंगा, सबसे अलग पुस्तक नहीं दूंगा, आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा जो आपके लिए आसान नहीं होगा, तो फिर पुस्तक लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो देखिए आगे, सबसे अलग है, मौलिक है, अभ्यर्थियों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए क्लिप और संजीवनी बूटी से काम नहीं होगी, कम नहीं है। जैसे आप शिक्षण विधियों की जो आपकी बहुत बड़ी समस्या जो आप तक आपने अध्ययन किया है, और इस पुस्तक को लिखने के लिए आपने मुझे बहुत बार मोटिवेट किया कि नहीं सर, हम तो पुस्तक पढ़ेंगे आपके द्वारा लिखित, नहीं शिक्षण विधियाँ नहीं पढ़ेंगे। हालांकि मेरा कुछ पोस्टपोन करने का मन था आपकी बार इन शिक्षण विधियों को, थोड़ा समय का अभाव था, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, तो मैं सोचा कि अब की बार तो संभव नहीं हो पाएगा। पर जैसे ही आप जैसे विद्यार्थियों ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं सर, हमने आपकी काव्य शास्त्र पढ़ी है, सर हमने आपकी जनसंचार की किताब पढ़ी है, सर हमने आपकी रीट की पुस्तक पढ़ी है, और हमें बहुत उन किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम कंपटीशन में बहुत नज़दीकी से रह रहे हैं, तो आप इस पुस्तक का लेखन कीजिए। तो मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर तो आप ही हैं, और आप ही लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों ने मुझे फोर्स किया इस किताब को लिखने के लिए, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा इस किताब के माध्यम से। तो ये आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस पुस्तक में गागर में सागर, देखिए ये गागर में सागर क्यों है कि इस पुस्तक में जो पृष्ठों की संख्या है, इसमें लगभग 176 पृष्ठ हैं। अगर हम 4 पृष्ठ इसके छोड़ दें, इस पुस्तक के कि जो स्टार्टिंग के 4 पृष्ठ के संपादकीय वर्ग छोड़ दें, तो 100 कुल इसमें टोटल होते हैं 172 पृष्ठ। इसमें इस पुस्तक को और भी बोझिल बनाया जा सकता था, और भी मोटी पुस्तक बनाया जा सकता था, पर हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इस पुस्तक में अनाप शनाप जो तथ्य थे उनसे हमने बचने की कोशिश की है। और 100 देखें तो एक प्रकार से ये 172 पृष्ठ की पुस्तक है, और कोई ज़्यादा पृष्ठों की संख्या कोई ज़्यादा नहीं है, इसकी साइज़ भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, 20-30 की साइज़ है। आसानी से आप लेटे लेटे भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। देखिए गागर में सागर भरने तो भरा है इसने। और एक खास बात देखिए, महत्वपूर्ण प्रमाणिक तथ्य यहाँ पे मैं आपको अवगत करवा देता हूँ कि जब इस पुस्तक का मैंने लेखन किया, तो आपके जितने भी पेपर थे पीछे के, सभी पेपरों का मैंने अध्ययन किया, सभी पेपरों का मैंने विश्लेषण किया, और मैंने जाना कि एग्जामिनर चाहता क्या हमसे, चाहता क्या है। तो उन पेपरों का अध्ययन करने के बाद में मैंने जाना कि एक टॉपिक को हम संपूर्णता से कैसे लिख सकते हैं, एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक जो तथ्य हैं आपके, इसमें 100% ऑथेंटिक तथ्य हैं। फिर भी आप ये कहोगे कि सर कुछ ज़्यादा हो गया, तो आप 1% इसमें कम कर सकते हैं। 99% ऑथेंटिक्स आंकड़े हैं। अगर 1% कोई टाइपिंग एरर रह गया हो, कुछ मुझसे मानवीय भूल हो गई हो, तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो आप ये मानिए कि जो इसमें आपके तथ्य मिलेंगे वो 99% ऑथेंटिक्स तथ्य हैं। एक ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो इन पुस्तकों को गाइड साबित करने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि आप किसी भी यूट्यूबर से पूछोगे तो वो इस पुस्तक के बारे में आपको नहीं बताएगा, किसी भी कोचिंग संस्थान वाले से पूछोगे वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो बताएगा तो अपना नुकसान थोड़ी ना करेगा। जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको कोई यूट्यूब चैनल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और किसी कोचिंग संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो आपको कभी भी इन पुस्तकों के बारे में नहीं बोलेगा कि आप गायत्री संस्थान की पुस्तक पढ़िए। जैसे कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं, एक किताब ले आते हैं और प्रचारित करते हैं,
कि इस किताब से इतने क्वेश्चन आए। अरे भाई, इससे 4 आगे, 5 आगे, 6 आगे, 7 आगे। आप ये क्यों नहीं बताते कि गायत्री पब्लिकेशन की किताब से 23 क्वेश्चन भी आए हैं? काव्य शास्त्र की गायत्री पब्लिकेशन की किताब से काव्य शास्त्र में 23 क्वेश्चन आए हैं, जो आप 10 क्वेश्चन का रोना रो रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे भी मिलेंगे, तो वो आपको नहीं बताएंगे इस पुस्तक के बारे में कि आप इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए, क्योंकि अगर वो ऐसा बताएंगे तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? वो चलेंगे नहीं, तो बाजारवाद समाप्त होगा। बाजारवाद समाप्त होगा ही होगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रमाणिक तथ्य मिलेंगे आपको इसमें। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि हम लोग भ्रांति में रहते हैं यहाँ पे। कुछ लोग हमें भ्रमित भी करते हैं, कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी भ्रमित करते हैं कि देखिए, जब एग्जाम आपका होता है और किन्हीं प्रश्नों के उत्तर गलत होते हैं, चारों ऑप्शन गलत होते हैं वहाँ पे, तो हम क्या कहते हैं कि बोर्ड के लिए हम ये मानते हैं कि बोर्ड जो सरकार के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं वही ऑथेंटिक पुस्तक हैं। ऐसा नहीं है कि वही ऑथेंटिक पुस्तक है। जैसे अगर मैं आपकी बात करना चाहूँगा कि आपके नवीन हिंदी व्याकरण चलता है, उसमें हिंदी व्याकरण में इतनी गलतियां हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। 7 शब्द वहाँ पर राइटर ने गलत दे रखे हैं। अगर वहीं से कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया और वहाँ पे गलत दे रखा है, तो वो सही कैसे हो सकता है? गलत तो गलत ही होता है, चाहे वो किसी भी सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक हो या मेरे द्वारा लिखित पुस्तक हो। अगर मैंने किसी तथ्य की गलत जानकारी दे रखी तो गलत ही होता है। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है वो तथ्य सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आपके किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है, आप आपत्तियां लगाते हैं, तो जो कमेटी बैठती है, जो कमेटी में जो मेंबर होते हैं, तो वो देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके लिए सही आंसर क्या है। अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर किसी गाइड में भी सही मिलता है तो वो उसको भी सही मानते हैं। और जो मेरे द्वारा लिखित पुस्तकें ये गाइड नहीं है, क्योंकि मैंने ये पुस्तकें लिखी हैं। ये जो ग्राफ इसमें डाले हुए हैं मेरे खुद के क्रिएशन है। इसमें जो लैंग्वेज है वो मेरी खुद की लैंग्वेज है। इसमें मैंने अपनी लैंग्वेज में इस पुस्तक का लेखन किया है। और जो तथ्य होते हैं वो कोई भी लेखक हो, तथ्य सभी के लिए इक्वल होते हैं। मैं यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उनसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, उन्होंने उन इतिहास ग्रंथों का अध्ययन भी किया और अध्ययन करने के बाद में अपना इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा। और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि मैंने मेरे इतिहास ग्रंथ के जो तथ्य हैं वो मैंने मिश्र बंधु विनोद से भी लिए, स्वीकार भी करते हैं। अब जो कुछ डेट वगैरह हैं, कोई जो तथ्य हैं वो सभी के लिए समान ही होते हैं। वो किसी भी पुस्तक में पढ़ लीजिए, जो तथ्य दे रखा है तो दे रखा है। जिस रचना का जो रचना काल है तो है, किसी कवि का जन्म जिस समय हुआ है तो हुआ ही है, उसको कोई भी नहीं नकार सकता। न आचार्य रामचंद्र शुक्ल नकार सकते, न मैं ही नकार सकता हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोग इतना दुष्प्रचारित क्यों करें, किस तरीके से गाइड करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि वर्षों से मेहनत करके मेरे द्वारा इन पुस्तकों का लेखन किया गया है और मैंने इनको सरल लिखा, इसी कारण से गाइड है। मैंने इनमें डायग्राम डाले, इसी कारण से गाइड है। ये गाइड नहीं, मूल पुस्तक है। और इन पुस्तकों के आधार पे भी आप एग्जामिनर को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए आगे, आगे देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम में क्रमबद्ध संकलन किया गया तथा दुरु एवं अनर्गल तथ्यों से बचने की कोशिश की। हमने इस पुस्तक में एक भी फालतू तथ्य नहीं डाला, टू द पॉइंट पुस्तक को बनाए। अभी मैंने बताया कि इस पुस्तक को और भी बोझिल बनाया जा सकता था, और भी मोटी पुस्तक बनाई जा सकती थी, फालतू के तथ्य भी डाले जा सकते थे कि केवल विद्यता दिखाने के लिए। तो मैंने इस किताब में मेरी फालतू की विद्यता नहीं दिखाई है, मैंने केवल वही कोशिश की है जो एग्जामिनर को चाहिए। एग्जाम की डिमांड के अनुसार मैंने इस पुस्तक का लेखन किया है। तो इसमें फालतू तथ्य नहीं मिलेंगे। जब जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत ही आनंद इस पुस्तक में प्राप्त होगा और बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ते चले जाओगे। एक दिन में समाप्त कर दोगे आप, और आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी इस किताब के अध्ययन के दौरान। पुस्तक के प्रथम संस्करण को आपके सामने लाने में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता की, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। इस पुस्तक में कोई भी त्रुटि न रहे ऐसी कोशिश मैंने की है। और आपसे भी अनुरोध है कि अगर पुस्तक में कोई त्रुटि मिलती है तो आप मेरा ध्यान अवगत करवाएं, मुझे मैसेज डालें और मुझे बताएं कि सर यहाँ पे इसमें कोई मिस्टेक है। पर आप जब श्योर हों तभी डालना,
ऐसे नहीं कि इच्छा हुई तब डाल दिया, अपनी इच्छा से आप क्लियर ही नहीं हो उस चीज़ को लेके और कहीं कोई गाइड पढ़ के। एक मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती भी है कि कहीं फालतू की गाइड पढ़ के आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ना डालें। ऑथेंटिक्स बुक पढ़िए, आप जब श्योर हों कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है, गलती है, तो आप मुझे अवगत करवाएं उस गलती से, और मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। हम इस कोशिश हमारी ये रहेगी कि जब इस पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हो तो वो बहुत ही बेहतरीन हो। अब देखिए इसमें आगे हम आते हैं, अब आगे कि आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। इसके साथ ही भावी वरिष्ठ अध्यापकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो भी विद्यार्थी ग्रेड सेकंड का एग्जाम दे रहा है उस हर एक व्यक्ति को ईश्वर सफलता दे। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीटें तो आपकी सीमित ही हैं और फॉर्म ज़्यादा लगे, पर मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि जिस आदमी ने बहुत मेहनत की है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की है, जो बहुत योग्य है, उसको ईश्वर सफलता दे। देखिए यहाँ पे अब आइए आगे। अब ये इसका मोटो है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ें, जब भी आप हताश और निराश होने लगें, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था भक्ति काल को लेके, हताश अपने पौरुषत्व से हताश और अपने पौरुषत्व से हताश और निराश हिंदू जनता के पास में ईश्वर की भक्ति करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। तो वैसे जब भी आप हताश और निराश हो, मैं तो ऐसा नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ जब भी आप हताश और निराश हो तो मोटिवेशन लीजिए। यहाँ पे फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर खुद पर भरोसा, कल देख होता है क्या। खुद पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी, दूसरे के भरोसे कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये था इसका संपादकीय पृष्ठ, और जो मैंने इसको विश्लेषित किया आपके संपादकीय पृष्ठ को। अब देखिए आगे मैं कुछ बातों से और अवगत करवाता हूँ आपको। ये इसकी विषय सूची है, भाषा शिक्षण एक परिचय। ये मैंने बेसिक यहाँ पे शिक्षण विधियाँ डाली, जो बेसिक नॉलेज डाला है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो उसका एक रोड मैप हमारे पास में होता है, उसका एक खाका हमारे मस्तिष्क में होता है। हम उसका पहले मैप बनाते हैं और मैप के अनुसार डिसाइड करते हैं कि इस कोने में बेडरूम होगा, यहाँ हॉल होगा, यहाँ किचन होगी, यहाँ टॉयलेट होगा। ये सब हम डिसाइड करते हैं और उसका मैप बनाने के बाद में उस मैप को हम मूर्त रूप देते हैं। तो वैसे जब मैंने इस पुस्तक का आपका लेखन किया तो पहले मैंने आपको बेसिक दिया है, और बेसिक समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बेसिक नहीं समझेंगे तो पुस्तक को भी हम समझ नहीं पाएंगे, आगे शिक्षण विधियां भी हमें आसानी से समझ में नहीं आएंगे। तो भाषा शिक्षण एक परिचय, ये बेसिक मैंने डाला है 6-7 प्रश्न में। भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों का समूह का शिक्षण, श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वर्तनी, वाचन, अभिव्यक्ति, जो आपके पाठ्यक्रम में जो ये बिंदु है, ये इसमें कंप्लीट आपका बिंदु डाला हुआ है। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, ये भी हमने डाला है, ग्राफिकल रूप में डाला है। शिक्षण विधियां, आप देखोगे शिक्षण विधियां, इसके अंतर्गत बहुत सारी आपकी शिक्षण विधियां आती हैं, और कोशिश रही है कि इन्हीं में से एग्जामिनर पूछे। ऐसे इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, पर मुझे उम्मीद है कि एग्जामिनर यहीं से इसी टॉपिक से पूछेगा जो मैंने इस पुस्तक में डाला है। अब देखिए यहाँ पे पाठ योजना निर्माण, इकाई व दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, कहानी शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण। ये देखिए पाठ योजना आपका पूरा डाला हुआ है, आपका पूरा हमने पूरा डाला हुआ है। जीरो से ये आपका चैप्टर आपको मिलेगा पाठ योजना निर्माण का, और आपको पूरी इसमें भूमिका मिलेगी। उसके बाद में आपके गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, कहानी शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण आएंगे आपके। इसके बाद में देखिए ये तो था जो ये बिंदु उन्होंने डाले थे, जो मैंने 4 पॉइंट बनाए, हालांकि उन्होंने तो 2 ही बिंदु डाले, और इन 4 बिंदुओं को, इन 2 बिंदुओं को मैंने 4 बिंदुओं में डिवाइड किया है। और एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उल्टा फुल्टा सिलेबस देने के बाद में भी हमने कोशिश की है कि सिलेबस को व्यवस्थित किया जाए, आसान किया जाए, ताकि विद्यार्थी एक एक बिंदु को देख सके। जब आप सिलेबस पे जाओगे, जो आपको आरपीएससी ने सिलेबस दिया उस सिलेबस में देखोगे तो आपको हर ये बिंदु मिलेंगे, और इन बिंदुओं को हमने लेसन में डिवाइड कर दिया, पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तो था भाग ए के अंतर्गत। फिर आपका भाग बे था, भाग बे के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं? भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण आता है और उपचारात्मक शिक्षण आता है। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है। मूल्यांकन के अंतर्गत आपके 3 बिंदु आते हैं, सतत व समग्र मूल्यांकन है, पाठांतर्गत मूल्यांकन है, पाठोपरांत मूल्यांकन है। ये तो यहाँ तक हुए आपके 7 पॉइंट। शायद 7 पॉइंटों के अंतर्गत भी कई पॉइंटों का समावेश इस किताब के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो 8वां बिंदु मैंने बनाया है, 8वें बिंदु की एक सबसे खास बात यह है कि 8वें बिंदु के अंतर्गत आपके जो 2010 से लेकर 2018 तक जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, और उन हिंदी के पेपरों के अंतर्गत शिक्षण विधियों के जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने वर्षवार उसमें अंत में डाले हैं कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, 2010 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे,
17 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब हमने पाठ के अंत में डाला है, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो है ही है। इसके साथ में आपको जो संस्कृत शिक्षा विभाग के जो पेपर हुए हैं उनका समावेश भी इनके अंतर्गत मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये कि ये पुस्तक आपके लिए वास्तव में गागर में सागर होने वाली है, और है भी ये गागर में सागर, और ऐसा आप लोग स्वयं बोलेंगे जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तब। अब देखिए आगे, भाषा शिक्षण एक परिचय, ये आपका बेसिक था। हम इसके कुछ प्रश्न पे आते हैं, कुछ प्रश्नों का आप अवलोकन कर सकते हैं। भाषा शिक्षण एक परिचय, जिन विद्यार्थियों के पास में पुस्तक पहुंच चुकी है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनके पास में नहीं पहुंचे हैं वो इन कुछ प्रश्नों का अवलोकन कर सकते हैं। ये नहीं कि कुछ प्रश्न स्पेशल थे वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जिस भी प्रश्न के बारे में बोलेंगे, तो आप जिस भी प्रश्न के बारे में आप मुझे अवगत करवाएंगे, उस प्रश्न का आपको पिक भेज दी जाएगी, और आप पुस्तक की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए 72 20 80 78 25 इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और पुस्तक के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वो जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए, ये इसका पहला प्रश्न आता है बेसिक के अंतर्गत। ये सब कुछ इसमें डाला कि शिक्षण क्या है, शिक्षण विधि क्या है, भाषा क्या है, शिक्षण क्या है और विधि क्या है, ये सब हमने बेसिक बिंदु डाले हैं। ये आपको 0 से मिलेंगे। ये चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे, ये जो आपकी पुस्तक थी इस पुस्तक के अंतर्गत भी डाला था। 2018 के अंतर्गत जब मैंने इस पुस्तक का लेखन किया गया था तो वो मैंने यहाँ पे डाला था, और पता चल रहा है कि किसी और पुस्तक में भी ये मिल रहा है। देखिए, ये सब इसमें जितने भी डायग्राम हैं, मैंने कहा कि सब मेरे क्रिएशन है, एक का एक डायग्राम मेरा क्रिएशन है, मेरे मस्तिष्क की उपज है, जो यहाँ पे मैं इतने टाइम से अध्यापन करवा रहा हूँ। अगर ये किसी किताब में मिलते हैं तो वो यहाँ से इस पुस्तक की कॉपी मिलेगा। इसका हर एक डायग्राम मेरा बनाया हुआ है, मेरे खुद के क्रिएशन है। तो किसी अन्य पुस्तक में मिल जाए तो आप मानना कि उसने कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ से। और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। कुछ लोगों के खिलाफ चल भी रही है, कुछ लोगों के खिलाफ जैसे हमें पता चल रहा है उनको इसकी सजा भी मिलेगी। तो देखिए अब आगे, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, इस पुस्तक का। भाषा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत क्या है, देवी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है, डिंग डोंग सिद्धांत है। यहाँ से एग्जामिनर पूछता है, ये भले ही आपको बेसिक लग रहा हो। देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात से और अवगत करवा देता हूँ कि मैंने आपकी एक क्लास डाली थी, एक वीडियो डाला था मैंने आपका, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। मैंने एक डायग्राम डाला था, 17 मिनट का वीडियो था, वो मेरा पहला वीडियो था। कुछ जगह उसमें आवाज़ भी कट रही है क्योंकि पहला वीडियो था, और मैं भी तब कैमरे से इतना फ्रेंडली नहीं था। ऑफलाइन बैचेज की पढ़ाने की बात अलग होती है, ऑनलाइन पढ़ाने की अलग बात होती है। अब तो मुझे आनंद आने लग गया आप लोगों के साथ में। तो जब मैंने पहला वीडियो डाला तो उसमें से मैंने एक डायग्राम डाला था। देखिए, उस डायग्राम में मैंने केवल बेसिक पढ़ाया था आदिकाल का, और वहाँ से आपके संस्कृत डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षा में एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन उसी डायग्राम से, आप देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो है, पेपर आपके पास में पढ़ाई है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब बेसिक है। ये बेसिक हमें लगता है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको शिक्षण विधियां तब समझ में आएंगी जब आप बेसिक को पढ़ोगे। जब ये 6-7 प्रश्न मैंने बेसिक के दिए, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है, तो आपको बिल्कुल इनका अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मस्तिष्क में बनने वाले बिंब वगैरह सब ग्राफिकल मैंने डाले हैं यहाँ पे। देखिए, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है। एक सबसे खास इस पुस्तक की जो सबसे खास बात है, जो इसको स्पेशल बनाती है, वो ये बनाती है कि इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है। जैसा आप पढ़ते जाओगे आपके मस्तिष्क में संचित हो जाएगी ये पुस्तक। अब देखिए आगे, ये सब यहाँ पे डाला है, शिक्षण क्या है और शिक्षण की अवधारणा क्या है। इसके बाद में देखिए शिक्षण प्रक्रिया के चर। देखिए यहाँ से ये जो डायग्राम है मैंने ये इस पुस्तक में भी डाले हैं, और अभी भी आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड में, और आरपीएससी के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में भी, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, और एग्जामिनर लगभग यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता ही करता है। और ये डायग्राम में वगैरह मेरे इस पुस्तक में भी डाले हुए हैं जो यहाँ से एग्जामिनर पूछता है। ये देखिए यहाँ पे इस पुस्तक में आपको बेसिक में आपको मिलेंगे ये चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे ये डाले हुए हैं यहाँ पे, तो आप इनका अध्ययन कीजिए। बिल्कुल यहाँ से स्वरूप में एक सवाल एग्जामिनर पूछता है। ये देखिए ग्राफिकल है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम आगे, शिक्षण उद्देश्य त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यहाँ से भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। और ये ब्राउली के अनुसार जो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब यहाँ से जो आता है क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पे। और यहाँ से भी हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व, यहाँ से भी एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो थी इसके कुछ प्रश्नों की बात। अब देखिए भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नलिखित पक्षों का स्वरूप। देखिए सबसे मेन बात ये कि ये चैप्टर आपका
इस पुस्तक की एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ। वैसे तो मैंने कहा कि इसमें इतनी ख़ास बातें हैं, शायद मैं आपको अवगत ना करवा पाऊँ सभी बातों से, और वो तो आपको तभी पता चलेंगे जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे द्वारा लिखित है और मैं अपनी पुस्तक का प्रचार कर रहा हूँ। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि वक्त कम आपके पास में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि 8 महीने तैयारी करनी है या 8 वर्ष तैयारी करनी है। ऐसे फिर आ जाएंगे, समय कभी लौट के नहीं आएगा। मैं फिर आपको विश्वास के साथ में बोलता हूँ कि ये पुस्तकें जो लिखी गई हैं बहुत मेहनत के द्वारा लिखी गई हैं। आप मुझसे पूछते हो बार बार कि सर आप ऑनलाइन कम पढ़ाते हो। ऑनलाइन मेरे कम पढ़ाने की एक सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि पुस्तकें लिखने के लिए आपको 12-12 घंटे 13-13 घंटे बैठना पड़ता है, और इन पुस्तकों में मेरी कितनी मेहनत लगी है ना, शायद मैं कभी आपको बता भी ना पाऊँ कि कितनी मेहनत से इन पुस्तकों को लिखा गया है। जैसे आप मुझे शिकायत करते हो कि सर आपके पास में टाइम कम कैसे रहता है, कि फला टीचर तो संस्कृत भी पढ़ा लेता है, पढ़ा लेते हैं, हिंदी भी पढ़ा लेते हैं, किताबें भी निकाल देते हैं, ऑफलाइन बैच भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन बैच भी पढ़ा रहे हैं। अब वो कैसे पढ़ा रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता। बाकी सत्यता तो आप जानते हो कि उनकी पुस्तकों में सत्यता कितनी है और कैसे उनकी पुस्तकें आती हैं, उस पर मैं परिचर्चा आपसे नहीं करना चाहता। आज आप लोग मुझे बार बार पूछते हैं, इसलिए आज मैंने बता दिया कि मैं ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा मेन कारण यही है कि आपकी पुस्तक लेखन में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। पर अब हाँ, जल्दी ही गायत्री पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी की एक से बढ़ के एक ही बहुत ही बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं। और एक और अवधारणा मैं आपकी यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ, जो आपने मस्तिष्क में बैठा रखी है, कि एक टीचर सारी चीज़ें कैसे अच्छे से पढ़ा सकता है। जैसे क्यों, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपने मार्केट में यही देखा है। किसी ने साहित्य के 4 टॉपिक पढ़ा दिए, कालिदास बन गए। किसी ने साहित्य पढ़ा दिया, किसी ने ग्रामर पढ़ा पढ़ा दी, किसी ने काव्य शास्त्र पढ़ा लिया। आप गए, बार बार गए उनके पास में, लूटे, और लूटे तो आपको पता चला इस चीज़ का। मैं कहता हूँ कि इस अवधारणा से बाहर निकलिए। आप देखिए, आने वाले समय में गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक चीज़ की बहुत ही बेहतरीन क्लासें मिलेंगी, चाहे वो आपकी हिंदी व्याकरण हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे आपकी शिक्षण विधियाँ हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे जनसंचार हो। कोशिश रहेगी कि आपको भटकना ना पड़े, 20 यूट्यूब चैनलों पर जा जाके आपको समय अपना खराब ना करना पड़े। एक ही मेंटर को पकड़ लीजिए, सक्सेस मिल जाएगी। और अभी जो फिलहाल जो सक्सेस मिलेगी, वो सक्सेस जो गुजरेगी वो किताबों से होकर ही गुजरेगी। सफलता जो हो मिलेगी वो किताबों के माध्यम से मिलेगी। इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका आप अध्ययन कीजिए। अभी मैंने अवगत आपको करवाया कि पढ़ाना मुश्किल नहीं है, एक किताब को लिखना बहुत मुश्किल। क्यों? कि आप तुरंत मैसेज डाल देते, कहीं भी कोई मिस्टेक हुई, कहीं डाउट नहीं आ रहा तो आप मैसेज डाल देते हैं, सर यहाँ से देखिए। अरे भाई, जो आपकी बोर्ड की किताबें हैं, सरकार के द्वारा आपकी प्रकाशित किताबें हैं, क्या कभी आपने उनको भी मैसेज डाला है? डालिए ना। किताबें लिख के वो लोग तो निकल लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा नहीं रहे, उनको भी पकड़िए साहब। देखे ना, इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पे भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों का स्वरूप का सेक्शन देखिए। ये जो टॉपिक है आपका, प्रत्येक टॉपिक के प्रारंभ में हमने खाका बनाया है। इसके जो भी इसके अंतर्गत जो बिंदु आने वाले हैं, जो भी मोटे मोटे बिंदु हैं, इसकी हेडिंग जो है वो सब हमने डाले। बाकी इन बिंदुओं के अंतर्गत भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे प्रमुख भाषाई कौशल पूरा ग्राफिकल है, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। चरण कौशल क्या है, उच्चारण कौशल क्या है, वर्तनी कौशल क्या है, वाचन कौशल क्या है, अभिव्यक्ति कौशल क्या है। ये 5 के 5 कौशल आपके पाठ्यक्रम में एग्जामिनर ने दिए हैं। तो हमने सबसे पहले श्रवण कौशल लिया। श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल के प्रकार कौन कौन से, श्रवण कौशल की विधियां कौन कौन सी है, इनमें से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पुटअप करता है, तो इनका अध्ययन आप बहुत अच्छे से कीजिए। ये देखिए हिंदी के विभिन्न विधाओं का सेक्शन, ये भी हमने स्टार्टिंग में इसकी भूमिका डाली। और ये हिंदी की विधाओं का पूरा ग्राफ डाला कि हिंदी की विधाएं हैं कौन कौन से, साहित्यिक विधाएं, ललित कला की विधाएं, दृश्य सर्वेश सामग्री व खेल की विधाएं हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में पूरा समझाने की कोशिश की। उसके बाद में आगे विस्तार से तो आपको एक एक बिंदु मिलेगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं। भाषा सेक्शन में खेल विधियां देखिए, मांटेसरी विधि देखिए, ये भी पूरी ग्राफिकल हमने डाली है। बाल उद्यान किंडरगार्टन विधि है, ये भी देखिए ग्राफिकल डाली हुई है इसमें। और ये प्रयोजन विधि के आधारभूत सिद्धांत देखिए, आपके की बार रीट में भी यहाँ से सवाल पूछा था एग्जामिनर ने। रीट की पुस्तक में भी ये डायग्राम मेरा डाला हुआ है, और यहाँ से एग्जामिनर में एक क्वेश्चन पुटअप किया था इसी डायग्राम से। इसके प्रमुख गुण कौन कौन से, दोष कौन कौन से हैं, ये भी इसमें डाले हुए हैं ग्राफिकल रूप में। एक सबसे खास बात जो मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, एक और बात से मैं आपको यहाँ पे अवगत करवा देता हूँ। एक और खास बात ये है इस पुस्तक की कि देखिए,
जब भी मैंने इस पुस्तक का लेखन किया आपका, तो जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें एक सबसे खास बात ये है कि कम से कम भी आपको 1000 से अधिक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे इस किताब में। प्रत्येक चैप्टर वाइज हमने डाले हैं और इसमें भी 1000 में भी खास बात ये है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिलेंगे पर उसमें भी एक सबसे खास बात ये है कि चाहे आपके यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एस टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यू टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, और उसके साथ में ही आपके 2010 से लेकर 2018 तक के जितने भी पेपर हिंदी के हुए हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट के हुए हैं और आरपीसी के द्वारा जो आपके पेपर करवाए गए हैं, उन सभी पेपरों का समावेश हमने इस पुस्तक के अंतर्गत किया है, टॉपिक वाइज किया है। और इन प्रश्नों को देखने के बाद में, इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद में, इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद में मैंने इस पुस्तक का लेखन किया। ऐसे नहीं कि मैंने पुस्तक लिख दी और पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए। पहले मैंने प्रश्नों का अध्ययन किया कि अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग राज्य स्तर पे होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जामिनर क्या पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ये भी एक खास बात है। जो लोग इसकी कंप्लीट थ्योरी ना पढ़ पाएँ, जिनके पास बिल्कुल समय अभाव है, तो हालांकि मैं इसे सलाह नहीं देना चाहूँगा, मैं तो यही कहना चाहूँगा आप पूरी पुस्तक का अध्ययन कीजिए। फिर भी अगर आप ये पुस्तक पूरी नहीं पढ़ पाओ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाल लोगे तो काफ़ी कुछ आपको मदद मिल जाएगी। मैं ये तो कहता नहीं कि पूरे में पूरे यहीं से मिल जाएंगे, सारे अंक यहीं पे मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। पर फिर भी आप ऐसा कर सकते हो अंतिम समय में, अगर आपके पास में समय कम है तो। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए। अब ये पाठ योजना निर्माण है, इकाई दैनिक पाठ योजना। ये भी पूरी हमने इसका जो खाका ये पूरा ग्राफिकल डाला है। वार्षिक पाठ योजना है आपकी ये, और शिक्षण कौशल के प्रकार हैं, ये भी पूरा यहाँ पे देखिए टू द पॉइंट डाला हुआ है। इसमें से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पुटअप करता है। यहाँ से एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी न किसी राज्य स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ, उसी आधार पे मैंने इसका अध्ययन करने के बाद में ये डाला। तो हो सकता है कि अब की बार भी एग्जामिनर यहाँ से आपसे पूछ ले इसमें से। इसके पीछे अभ्यास प्रश्न है इसके। और आगे देखिए भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक परीक्षण। पहले निदानात्मक परीक्षण का पूरा खाका दिया गया है, फिर उपचारात्मक शिक्षण आपका दिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण की 5 विधियां हैं, ये सब इसमें हमने डाला है। ऐसे तो ये नहीं है कि मैंने केवल वही पृष्ठ आपको दिखाए जो इस पुस्तक में, ऐसा नहीं है। आप इसका हर एक पृष्ठ स्पेशल है इस पुस्तक का। जब आप खुद ये पुस्तक आपके हाथों में पहुंचेगी तो आपको पता चलेगा कि इसकी उपयोगिता आपके लिए कितनी है। और इस पुस्तक का आप अध्ययन कीजिए, और इस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपको निश्चित रूप से सफलता दे। और आप जुड़े रहिए गायत्री संस्थान से, गायत्री संस्थान के यूट्यूब चैनल से। आने वाले समय में आपको एक से बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं। तो आप गायत्री संस्थान के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।